आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी ने वीर बाल दिवस पर सिख गुरुओं के बलिदान को किया याद। बोले, गुरु तेग बहादुर ने अपना सर दे दिया लेकिन भारत को सर नहीं झुकने दिया। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। भीमताल बस हादसे में घायल हुए लोगों का जाना हाल। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। 2013 कुंभ की व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के जालौन में एसओजी और उरई पुलिस को बड़ी सफलता। 50 लाख रुपए के गांजा समेत 3 तस्कर किए गिरफ्तार। आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीर बाल दिवस के मौके पर समागम और सहज पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब हम पाकिस्तान बांग्लादेश की घटना देखते हैं तो हम सिख गुरुओं के त्याग को याद करते हैं। सिख गुरुओं ने हमारे सामने जो आदर्श रखा वही हमको आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाएगा। सीएम योगी ने कहा कि आज कश्मीर भारत का शीश बना हुआ है क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपना शीश देकर इसकी कीमत चुकाई है। गुरु तेग बहादुर ने अपना सिर दे दिया लेकिन भारत का सर नहीं झुकने दिया। देश में हिंदुओं और सिखों की लड़ाई को कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब हम बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार के बारे में सुनते हैं तब हमें सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान का स्मरण होता है। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता कश्मीर के लिए सिर दे रहा है, और क्या उम्र है जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर भीमताल बस हादसे के घायलों का हाल जाना है। साथ ही डॉक्टरों को सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मौके पर कमिश्नर और जिलाधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि भीमताल में हुए बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से एक मरीज की इलाज के दौरान आज सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हुई है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। अब तक 2 मरीजों को एफटीआई हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कर दिया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापार में 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित संकल्प के शिखर तक कार्यक्रम का हिस्सा लिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल रैली को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय खेलों की ये मशाल 33 दिनों में प्रदेश के 13 जिलों में 99 स्थानों का भ्रमण कर 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। दूरदर्शी सोच, दृढ़ संकल्प के साथ हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कितनी सारी योजनाएं आज देखिए देश के अंदर हो रही है। हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, ऐसी ऐतिहासिक योजना, इसको देश की आजादी के बाद पहली बार हमारे देश के अंदर लागू की गई है। या फिर देश के अंदर अनेक मेडिकल संस्थान बनाने हो, एम्स का निर्माण करना हो, या हर जिले में एक
मेडिकल कॉलेज खोलने की अवधारणा हो, ऐसे निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई दिनों से यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि जनवरी 2013 में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ की कभी नहीं हुई थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था अखिलेश यादव ने आजम खान को सौंपी थी। आने वाले तीर्थ यात्रियों को दुर्घटनाओं तक का शिकार होना पड़ा। व्यवस्था अच्छी नहीं थी। 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थ यात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। कई तीर्थ यात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी शुभ बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं, और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। अर्ध कुंभ 2019 में 24 करोड़ लोग आए, किसी को खरोंच नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। स्वच्छता, अविरलता, निर्मलता, सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। और 2025 जनवरी का जो कुंभ है वह तो हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है। सरकार सारी व्यवस्थाएं कर रही है। आप चिंता मत करिए। अगर आपके मन में भाव आवे तो आइएगा, गंगा यमुना सरस्वती के पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाइएगा। बहुत पाप किया है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी किए गए बयान में कहा है कि दुनिया का सबसे बदनाम व्यक्ति सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिज वार्सिस पर लगाई गई पाबंदी की मुद्दत खत्म हो गई है। अब कुछ पब्लिशर भारत में दोबारा छापने की योजना बना रहे हैं। मौलाना ने कहा है कि जब ये किताब छपकर मंजर आम पर आई थी तो उस वक्त यानी 1988 में राजीव गांधी हुकूमत ने फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी थी, मगर अब वो पाबंदी खत्म होने के बाद भारत में किताब के प्रचार प्रसार के लिए तैयारियां चल रही हैं। किताब में इस्लाम के पैगंबर इस्लाम के साथ ही हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा और अहले बैत के सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ की गई थी। सलमान रुश्दी ने किताब में ऐसे ऐसे जुमले लिखे हैं जिनको जुबान से दोहराया नहीं जा सकता। इस्लाम दुश्मन और दुनिया का बदनामे ज़माना राइटर सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिज वर्सेस फिर मार्केट में आने वाली है। और ये किताब वो है जो 1988 में जब ये मंजर आम पे आई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमतों से मुतालबा किया था कि इस पर बैन लगाया जाए। और फिर उस पर हुकूमत वक्त ने, यानी उस वक्त राजीव गांधी हुकूमत ने बैन लगाया, मगर अब उसका जो केस चल रहा था वो फाइनल हो गया है और उस पर से लगाई गई पाबंदी हटा ली गई है। ये किताब ऐसी किताब है जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ हजरत आयशा, हजरत फातिमा ज़हरा और सहाबा इकराम के खिलाफ तौहीन आमेज इबारतें लिखी हैं, कलिमात लिखे हैं इसमें, और इसमें वो बातें लिखी हैं जो जुबान पर बयान नहीं की जा सकती। और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के सिपरी बाजार आउटर पर झांसी से कानपुर की ओर जा रही मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। इस वजह से झांसी दिल्ली रेल मार्ग का डाउन लाइन 2 घंटे तक बाधित रही, जिसके कारण वंदे भारत समेत 6 ट्रेनें लेट हो गईं। झांसी मंडल रेल प्रबंधक ने बताया है कि अब पूरी तरह से यातायात शुरू करवा दिया गया है। दरअसल औरंगाबाद से एक मालगाड़ी 4 पहिया वाहनों की रैक लेकर झांसी आई थी और उसे कानपुर की ओर जाना था। मालगाड़ी के झांसी स्टेशन पहुंचने के बाद उसे यार्ड की लाइन से निकाला गया। जैसे ही मालगाड़ी कानपुर की ओर आगे बढ़ी तभी दिल्ली आउटर पर मालगाड़ी का एक डिब्बा डीरेल हो गया। आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल इंटैक्ट था, केवल पीछे की एक व्हील ड्रिल हुई थी, जिसको बॉगी बोलते हैं। उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेटजी लिया कि इसको साइड को फटाफट क्लियर किया जाए, मूवमेंट स्टार्ट हो जाए जल्दी। हम लोगों ने आगे वाले जो कोच थे उसको अनकपल करके आगे से चला दिया और पीछे वाले कोच में इंजन ला करके इसको पीछे वाला क्लियर कर दिया। साथ में उसी दौरान हम लोग इंजन उसको भी, जो रेल वैगन थी उसको भी हम लोग जैक से उठा रहे थे, और जैसे उठा हम लोगों ने इंजन रेडी रखा था उसको पुल कर करके साइड को क्लियर कर लिया।
आई थिंक मुझे लगता है इस सिचुएशन में इससे फास्ट पॉसिबल नहीं होता। लगभग कितने घंटे रेल यातायात बाधित रहा? लगभग 2 घंटे। इसमें भी हमारी अप वाली लाइन चालू थी। और झांसी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव बैजला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मंडल आयुक्त झांसी का नगर निगम स्मार्ट सिटी गुठली को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की उन्होंने कहा कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी कड़ी में झांसी महानगर में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि नगर निगम के मेयर द्वारा की गई है। उसके पूर्व में कैग ने भी अपनी इस रिपोर्ट में अनियमित भुगतान का जिक्र किया था। कि 2019 और 2020 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में 160 करोड़ का घोटाला बताया था और उस समय जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सभी कोरोना में त्रस्त थे, इसलिए वो घोटाले की बात दब गई। लेकिन अभी हाल में ही नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में झांसी के मेयर ने इस स्मार्ट सिटी के प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि 300 उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में किरतपुर थाना इलाके के नजीबाबाद रोड पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में घायल बाइक सवार पति पत्नी की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एसओजी और पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब हाईवे के नज़दीक सड़क पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। एक डीसीएम को आते हुए देखा, उसको रोका तो जांच के दौरान डीसीएम में लदी मशीनों में छुपाकर गांजे की तस्करी के लिए ले जा रहे 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा पुलिस लाइन में किया है। वहीं मामला दर्ज करते हुए तीनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। एक डीसीएम गाड़ी में हार्वेस्टर लादकर उसकी कैविटी में भारी मात्रा में रखकर गांजा उड़ीसा की तरफ से लाया जा रहा है और इसको इटावा और औरैया की तरफ ले जाने का इनका योजना है। इस सूचना पर दोनों की संयुक्त टीम ने उरई डकोर रोड पर अपनी चेकिंग लगाई। देर रात में 2 बजे के आसपास वाहन दिखा, उसे रोका गया। उसमें से 3 व्यक्तियों को, एक गणेश प्रसाद राठौर निवासी जनपद अनूपपुर मध्य प्रदेश, प्रमोद सैन निवासी जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की सदर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े हाईवे पर लूट की बड़ी वारदात बदमाशों ने अंजाम दी थी। राजापुर मंडी से लखनऊ के लिए जा रहे अदरक व्यापारी से हाईवे पर 3,90,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया। बता दें कि मारुति वैन में सवार 5 बदमाशों ने ई रिक्शा से जा रहे अदरक व्यापारी को रोककर गन पॉइंट पर 3,90,000 की लूट ली है। इसके बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है। सदर कोतवाली पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। बैग छीन के भागे, इसमें हमारा 390 रुपया था। कहाँ जा रहे थे आप? लखनऊ। कहाँ, किस चीज का पैसा था? अदरक का पैसा था, अदरक का। कितना पैसा था और कितने लोग थे? जो हमारे पास पेमेंट था वो था 389 लाख और वो 3, 4, 5 लोग थे वैन से, 5 लोग, सिल्वर वैन। और सीधे उन्होंने जो गाड़ी लगाकर हमारा पेमेंट बैग छीना है और लेके उल्टा ही भाग गए हैं। आप कहाँ से थे? मेरी रिक्शा, ई रिक्शा। देखिए, एक मुंशी हैं और ये मंडी से कुछ पैसे कलेक्शन करके आए थे, तो 3,81,000 समथिंग बता रहे हैं। और इनका कहना है कि जब मैं ये जहाँ हम खड़े हैं पुल से उतर रहे थे तो आगे एक गाड़ी पे 4 व्हीलर गाड़ी जो उल्टी दिशा में आई है और उस पर 3 लोग निकले, इनके बैग छीन के चले गए हैं। पूरी घटना की किसान सोमवीर की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। किसान को उसके बेटे ने ही मौत के घाट उतारा था। बेटे को डर था कि कहीं पिता जमीन ना बेच दे, जिसके चलते उसने बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कातिल की तलाश में जुट गया। पुलिस को बेटे पर शक हुआ, पूछताछ की तो बेटे ने पिता के कत्ल का सच उगल दिया। पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है।
परिवार के लोग उससे असंतुष्ट थे। वो अपने दोस्तों यारों के साथ रहना, परिवार को कोई खर्चा बर्चा न देना और वो खेत बेचने की भी बात कर रहा था, जिसके कारण उसके छोटे पुत्र ने असंतुष्ट होकर रात्रि में 21/22 की रात में फावड़े से उसकी हत्या कर दी थी। और उसके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया गया कि पिताजी इस तरह का कार्य कर रहे थे और खेत वगैरह बेचने की भी बात कर रहे थे और परिवार से अलग रह रहे थे और दिन भर वो अन्य लोगों के साथ रहते थे और परिवार पे कोई ध्यान नहीं देते थे। इन सब कारणों से उसके द्वारा यह घटना हो गई है। इसके संबंध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक। और झांसी में भारतीय मीडिया महासंघ के सदस्य पत्रकार संजय कुशवाहा के अवैध खनन की कवरेज करने के दौरान, जिसकी सूचना एसडीएम को उसके द्वारा दी गई थी, भूमाफिया द्वारा उन पर अवैध मुकदमा, जिसको कहीं के झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय मीडिया महासंघ के पदाधिकारी और उनके पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसको लेकर मांग की गई है थाना टहरौली जिला झांसी में उनके खिलाफ हुई झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जाँच की जाए और जिसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उन पर कार्रवाई की जाए। आज हम लोग यहाँ अपने पत्रकारों की समस्या को लेकर आए हैं, जहाँ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन भेजा है, क्योंकि टहरौली में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखा गया है। पत्रकार साथी वहाँ कवरेज करने गए थे तो वहाँ संजय और सोनू पर फर्जी मुकदमा लिखा दिया गया। ग्राम प्रधान ने सत्ता के दबाव में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, जबकि वहाँ अवैध खनन हो रहा था, जिसकी पत्रकार साथियों ने सूचना एसडीएम महोदय को भी दी थी। उसके बाद वो लोग वहाँ कवरेज करने गए थे। इसके बावजूद भी पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखा जाता है और पत्रकारों का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, प्रशासन देख नहीं रहा है। प्रशासन यही चाहता है कि पत्रकारों का दमन किया जाए, लेकिन पत्रकार किसी भी कीमत पे झुकेंगे नहीं। आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है और एक साथ पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार साथी के लिए अनशन पर बैठने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में डेप्यूटी कलेक्टर गरोठा अवनीश कुमार तिवारी गुरसराय की सड़कों पर अकेले मोदी चौराहे स्थित अलाव के सरकारी अस्पताल और के अंदर रेन बसेरे और बाहर अलाव को लेकर कस्बे के मुख्य मार्ग चौराहों पर भीषण ठंड को देखते हुए उन्होंने राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए अलाव से लेकर जो व्यवस्था की गई है उसको चेक किया। साथ ही कंबल वितरण करते हुए उनको देखा गया है। उन्होंने सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को भी ठंड से बचाव के लिए जगह जगह आम लोगों के साथ गोवंशों को अलाव की व्यवस्था बनवाई। पहली बार ऐसा देखा गया है कि डेप्यूटी कलेक्टर अवनीश कुमार तिवारी ने बिना फौज पड़े के वास्तविक स्थिति का रात में अकेले घूमकर जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के कस्बा बानपुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। कस्बा बानपुर में लगातार चोरियां हो रही हैं। आज रात चोरों ने सोने चांदी की दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि सूत्रों की माने तो थाना बानपुर के करीब सिंगई ज्वेलर्स की दुकान से 5 लाख नगद और 5 लाख की ज्वेलरी अज्ञात चोर ले उड़े और लेकिन थाने की पुलिस गहरी नींद सोती रही। कुछ दिन पहले भी चोरों ने गल्ला व्यापारी की दुकान पर चोरी की थी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटापार रानी थाना इलाके में स्थित पकड़ी बाबू गांव के पास पुलिया के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां पर एक अजली महिला का शव मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया है। सड़क की एक पुलिया के नीचे सुबह एक महिला का अज्ञात शव की सूचना मिली थी जो पार्शियली जली हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और साक्ष्य संकलन हेतु डॉग स्क्वाड, सर्विलांस एसओजी की टीम, साथ ही फॉरेंसिक की टीम भी मौके पे बुला ली गई थी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। महिला का जो शव है वो महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है और शव को कब्जे में लेकर के उसका नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम हम लोग डॉक्टरों के पैनल और फोटोग्राफी के साथ कराए जाएंगे। और महाराजगंज के निचलौल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक नवजात और उसकी मां की मौत हो गई है। ये मामला तब सामने आया जब प्रसूता और उसके जुड़वा बच्चों की डिलीवरी के दौरान केवल नर्स मौजूद थी और कोई भी अनुभवी डॉक्टर उस वक्त मौजूद नहीं था। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसव के दौरान महिला डॉक्टर बाहर घूम रही थी और बेटी की जान चली गई। अगर समय से डॉक्टरों ने इलाज किया होता तो बेटी सहित 2 बच्चे सही सलामत बच जाते। चाची के लड़की की थोड़ा प्रॉब्लम था,
मतलब डिलीवरी था। वो बता रहे हैं जुड़वे और बच्चे थे। ये बोल रहे थे इधर हो जाएगा निचलोन हॉस्पिटल में। लेकर आने के बाद एक बच्चा हुआ, उसके बाद लड़की एक्सपायर कर गई। लड़की कौन एक्सपायर हुई? जिसका लड़की उसकी मम्मी मम्मी एक्सपायर हो गई। बच्चे की मम्मी जिसका डिलीवरी था वो एक्सपायर हो गई। और बांदा जिले के बबेरू कस्बे के जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में निर्धन छात्र कल्याण समिति के द्वारा चिन्हित निर्धन छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी नमन मेहता, विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार मनोहर सिंह और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बलराम सिंह रहे, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम मनोहर राव के द्वारा आए हुए अतिथियों को बैच अलंकरण कर अंगवस्त्र भेंट किया गया और वहीं अतिथियों के द्वारा कुल 169 छात्र छात्राओं को निर्धन कोष से गर्म स्वेटर वितरित किए गए हैं। निर्धन छात्र कल्याण से ऐसे छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम हुआ जो छात्र निर्धन हैं या किसी के माता पिता नहीं हैं और भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, लेकिन वो शिक्षा लेना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए स्वेटर वितरण का कार्यक्रम किया गया। शीत ऋतु में किसी बच्चे को शीत से परेशानी ना हो, शिक्षा ग्रहण में कोई बाधा ना आए। कासगंज जिले की नवागत एसपी अंकिता शर्मा ने आज पुलिस कार्यालय सभागार में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने जिले में अपराधियों को साफ चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य किया जाएगा। महिला और बाल संबंधी अपराधों को शीर्ष पर रखा जाएगा। जुआ, सट्टा, अवैध शराब, गोकशी की घटनाओं को अंजाम देने वाले और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संगठित गिरोह की चैन तोड़ी जाएगी। कासगंज पुलिस में पहले भी अच्छा कार्य हुआ है, उसी तर्ज पर बेहतर कार्य किया जाएगा। देखिए, मेरे द्वारा यहाँ अभी रिसेंटली एज एसपी कासगंज ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं हैं, उन्हीं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पुलिस विभाग के द्वारा सारी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें महिला एवं बाल संबंधी अपराध को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। एवं इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल्स हैं, जैसे कि गौकशी या फिर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दबंग शिक्षा मित्र के पति पर प्रधानाध्यापक को जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगा है। दबंग शिक्षा मित्र का पति पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दे रहा था। धमकी और गाली गलौज का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित प्रधानाध्यापक ने गंजुंडवारा कोतवाली में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब पीड़ित प्रधानाध्यापक सत्यपाल अजीजपुर के प्राथमिक विद्यालय में तैनात है। मेरे यहाँ 3 शिक्षा मित्र नियुक्त हैं। 18 व 19 दिसंबर को शिक्षा मित्र इसमें लता पाल व तारावती अनुपस्थित थीं। 19 दिसंबर को डाइट से टीम आई थी। कक्षा 1-2 का असेसमेंट होना था, उसके लिए मैंने उनकी अनुपस्थिति लगा दी। इस बात से बौखलाकर 20 तारीख को उन्होंने अपने पति से मुझको गालियां दिलवाई। मैंने जब इसकी शिकायत विभाग से की तो उन्होंने मुझे फिर से फोन पर भद्दी गालियां दी तथा मारने। स्वामित्व योजना के अंतर्गत पूर्व सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर, जिलाध्यक्ष अवधेश गुप्ता द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामित्व योजना के जिला संयोजक शैलेंद्र सोनी और जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व सांसद चंदेल ने कहा कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण परिवार प्रमाण पत्र घरौनी के नाम से की थी और बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार स्वामित्व योजना चला रही है। इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है जिनकी ज़मीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, उन्हें स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। इसके तहत हर भूस्वामी के लिए स्वामित्व यानी कि प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे। इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि संपत्ति का उपयोग करने के मामलों में मदद मिलेगी। न्यायमूर्तिगण, न्यायाधीशगण, सब पूरे अधिवक्ता मिल करके बड़ी रात दिन परिश्रम करके जितने केसेस को निपटाने का प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा केस नए दर्ज हो जाते हैं। कि 2 वर्ष पूर्व में भी अपने महोबा
जिले में कुलपहाड़ तहसील के कुछ ग्राम ऐसे चिन्हित थे जहाँ पे 100% वर्क पूरा हो चुका था और वहाँ घरौनी वितरण का कार्य हुआ था। घरौनी वितरण से क्या है कि एक जो स्वामित्व, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो हमारी रजिस्ट्री है, उसके आधार पर बैंक लोन दे देती। ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी की वजह से, जब अभी तक घरौनी नहीं उपलब्ध थी, लोगों के अनावश्यक तौर से घर घर परिवार में विवाद होते थे। अब एक तो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।